everyone, I am Sheenam. Welcome to my classes, Shining Classes. लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे. होप सो आपने कर लिए होंगे. क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ अ चार्ज एंड व्हाट इज़ इट्स टाइप. तो मैंने नोट्स में ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया था. चार्ज क्या होते हैं? एक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो करंट को कैरी करके लेके जाते हैं, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं. और उसके टाइप्स क्या थी? एक पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि वोल्ट मीटर को आप कैसे कनेक्ट करोगे इन अ सर्किट. तो ये भी मैंने ऑलरेडी नोट्स में आपको लिखवा दिया था. वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? वी कनेक्टेड द वोल्ट मीटर इन पैरेलल. ओके, तो आज हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करके चलना है जो लास्ट क्लास में करा था. हमने जो वोल्ट पोटेंशियल था, हमने उसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस की, या फिर पोटेंशियल की थी. दैट पॉइंट आ जाएगा. अब हमने उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है. पोटेंशियल के ऊपर ही फॉर्मूला था. क्या फॉर्मूला था? V इज़ इक्वल्स टू W/Q. उसकी डेफिनेशन से बच्चे ये फॉर्मूला बन के आया है. देखो क्या था, पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसी से डेफिनेशन से बन के आया है. अब हमें इसकी यूनिट्स को डिफाइन करना है. हम क्या करेंगे? सबकी यूनिट्स लिख देंगे. पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती हैं? 1 वोल्ट या फिर वोल्ट. वर्क डन की कितनी होती हैं? जूल्स. और चार्ज की कितनी होती है? कूलम. ठीक है, अब कई बार आपको आ जाता है वो जूल अपॉन कूलम को आप क्या लिख सकते हो? तो आप दे सकते हो आंसर जूल अपॉन कूलम में वोल्ट. या फिर क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन 1 वोल्ट. ठीक है, क्या है? डिफाइन 1 वोल्ट. क्या 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? क्वेश्चन है ये. तो हम 1 वोल्ट को इस फॉर्मूला के हेल्प से ही डिफाइन करेंगे. 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. जो डेफिनेशन थी हमारे पास पोटेंशियल की, उसमें हमने वर्क डन के आगे 1 जूल ऑफ वर्क डन, और जो हमारे पास यूनिट चार्ज था उसकी आगे क्या लगाना है? 1 कूलम ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन बन जाएगी. 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज the amount of when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from 1 to that point. ओके, ऐसे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं. बच्चों 1 वोल्ट को जो हम डेफिनेशन है, इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना. हर बार तुम्हें 9th क्लासेस में भी, तुमने 9th क्लास में भी देखा होगा, आपको यूनिट्स को डिफाइन करना आ जाता है पेपर में. ठीक है, तो आपको ये आनी चाहिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन. तो यहाँ तक हमारा जो पोटेंशियल वाला पार्ट है वो कवर हो जाता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट. ठीक है, हमने करंट के बारे में पढ़ना है. करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो, जब कहीं भी वर्ड रेट आ जाता है, रेट का मतलब होता है उसमें टाइम इंक्लूडेड है. ठीक है, तो हमारे पास जो करंट है उसकी डेफिनेशन है कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ़्लो कर रहा है, वो हमारा करंट की मेजरमेंट होगी. अब करंट का जो फॉर्मूला बन जाता है डेफिनेशन से, वो है I इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन T. चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से अपॉन
टी। अब यहाँ पे हमारे पास करंट आई क्या है, करंट है, और ये क्या है, चार्ज, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट की डेफिनेशन हो गई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, अब हमने करंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, करंट के यूनिट्स भी लिख देते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। ठीक है, इसकी यूनिट्स है एम्पेयर। और उसके बाद जो हमारे पास जो करंट है उसको हम 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मैंने आपको जैसे लास्ट पोटेंशियल वाला फॉर्मूला के से हमने 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करा था, अब इसमें हम 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन करेंगे। आई का यूनिट्स क्या है, एम्पेयर, और क्यू की यूनिट्स क्या होती हैं, कूलम, अपॉन टाइम की यूनिट्स कितनी होती हैं, सेकेंड्स। तो हम 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पेयर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 एम्पेयर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कि करंट को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, एमीटर। एमीटर इज इंस्ट्रूमेंट used to measure current। ओके, अब एमीटर को कैसे बनाएंगे, सेम एज द वोल्ट मीटर, बट इसमें हम क्या लिखेंगे, बीच में ए लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते थे, पैरेलल में कनेक्ट करते थे, बट हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज। बच्चे सीरीज पैरेलल को लेके आप कोई भी टेंशन मत लेना कि नहीं समझ आ रहा, हम सीरीज पैरेलल आगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये है हमारा यहाँ तक करंट का टॉपिक हो गया है। करंट में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस करंट को याद रखना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मेज़र कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है, एमीटर करता है, और इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। रीज़न वही रह जाएगा कि सीरीज़ में क्यों करते हैं, बिकॉज इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, इसकी लो रेजिस्टेंस होती है। ओके, फिर उसके बाद अब हमने जो शुरू करना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या था, ओहम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने, फिजिशियन है एक्चुअली, वो उसने क्या डिस्कवर करा था, उसने हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन बताया था। उसने कैसे बताया, एक दिन वो बैठा, उसने क्या करा, ऐसे सर्किट बनाना शुरू कर दिया। उसने क्या करा, यहाँ पे तो कोई भी एक कंडक्टर लगा दिया, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे कंडक्टर लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद उसने यहाँ पे इसको बैटरी से इसको करंट सप्लाई कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल में, और हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में। तो मैंने इसके साथ वो सीरीज़ में ज्वाइन कर दिया। अब हमने ऐसे सेटअप तो बना लिया, फिर उसने देखा कि उसने एक ग्राफ, मतलब इससे टेबल बनाना शुरू करा। जो एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग थी उसने नोट करी कि मेरे पास कैसी कैसी रीडिंग्स आ रही हैं उसकी। ठीक है, फिर उसने वोल्ट मीटर और करंट की रीडिंग्स दोनों नोट करनी शुरू करी कि जितनी वो वोल्टेज बढ़ा रहा है, मतलब जितनी वोल्टेज वो देगा, मान लो उसने 2 वोल्ट की वोल्टेज दी तो हमारे पास जो करंट था वो भी 2 एम्पियर ही आया। अगर उसने 4 की दी तो वो भी 4, अगर ये 10 दी तो ये भी 10, मतलब जो भी वैल्यू वो वोल्ट की दे रहा है वही उसके पास करंट आ रहा है। तो उसने इससे एक ग्राफ बनाया कि मेरे पास कैसा ग्राफ बन जाएगा। फिर अगर मैं V वर्सेस I ग्राफ बना देती हूँ
तो उसने देखा अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 4 सब पॉइंट्स को मार्क करके देखा। मैं जो 4, 2, 4, 10 ले रही हूँ ये कोई फिक्स वैल्यूज़ नहीं, आप कोई भी लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 जितनी भी वैल्यूज़ जो आपका मन करे, ठीक है। अब हम क्या करा, जब उसने पॉइंट्स प्लॉट करे तो उसने देखा जी ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए तो हमारे पास उनमें क्या होता है, कैसा रिलेशन होता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यही था ओहम्स का इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। फिर उससे हमारे पास यहाँ से स्टेटमेंट आ गई ओहम की। उसने क्या बोला कि अगर मैं सब कुछ कांस्टेंट रखता हूँ, अपने रूम का टेम्परेचर वगैरह जितना मैंने अभी लिया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लिया है, क्योंकि मैंने प्रॉपर 2 पॉइंट्स लिए थे सर्किट में। एट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। उसने बोल दिया कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, V इज़ इक्वल्स टू I R, वेयर R इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है ये, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये हमने यहाँ तक कर लिया है। फिर उसके बाद जो ये ओहम की स्टेटमेंट समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस का स्टार्ट करवा देती हूँ। अब हमने देखो हमारे पास क्या रिलेशन आया, V इज़ इक्वल्स टू आई आर। अब आप इस रिलेशन को कैसे याद रखोगे, जैसे मैं याद रखती हूँ क्या, कि इंफ्रारेड होता है हमारे पास, तो I और R इकट्ठे आने चाहिए। कई बार बच्चे I इधर लिख देते हैं, V इधर लिख देते हैं, तो आपने ऐसे याद रखना है कि इंफ्रारेड होता है तो ये दोनों इकट्ठे आएंगे, I R, ठीक है। अब हमने जो ये R लिखा था इसे मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोला था, एक्चुअल में ये क्या है, R इज़ द रेजिस्टेंस। R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम कैसे, रेजिस्टेंस क्या है, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में भी इसको लेमन में भी सीखें तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस जो रुकावट बन जाए किसी चीज़ के लिए, रेजिस्टेंस होती है जैसे कि किसी चीज़ को हर्डल, किसी हमारी रेस चल रही है तो उसमें जितने हमारे हर्डल्स होंगे दैट इज़ आर रेजिस्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर या फिर इंसुलेटर की कि वो करंट के फ्लो को रोक सके, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ प्रॉपर्टी, बच्चे ये याद रखना, रेजिस्टेंस कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर या फिर इंसुलेटर की। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, या तो कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर पता है, बताना कमेंट सेक्शन में। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, क्या हो सकता है, कंडक्टर और इंसुलेटर, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, के जो करंट को फ्लो करने से रोक देगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है आर से, और इसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर करा था जी, ओहम ने, तो इसकी यूनिट्स भी हमने क्या रख दी, ओहम, और इसका सिंबल क्या बनाते हैं हम, ऐसे भी इसको बना देते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रेजिस्टेंस तक ख़त्म कर रहे हैं। एक
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको कैसी लगी और क्या डाउट्स हैं। थैंक यू सो मच।